साथियों, आज हम लोग 68वीं बीपीएससी के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इससे जो है यूपी पीसीएस 2023 और इसके साथ साथ 69वीं बीपीएससी में कई सवाल जो हैं मिलने की प्रबल संभावना है। और आप में से कई लोगों का इंतज़ार भी था कि बीपीएससी और एक हाई कोर्ट का पेपर हुआ है, उन दोनों का हल जो है आपको उपलब्ध करा दिया जाए। तो उसी कड़ी के तहत आपको यह प्रश्न पत्र हल करके उपलब्ध करा रहा हूँ। तो एकदम नहीं छोड़ना है। जो अभी 14 मई को परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो तो एकदम इसको ना छोड़ें। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही जवाब है ब्रिटेन के संविधान से। साथियों, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि कम समय में आपको आसानी से रिवाइज करने वाली सामग्री उपलब्ध करा देना। अगला सवाल, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो एकदम बच्चा सवाल, 2 साल 11 महीना और 18 दिन। जो लोग बीपीएससी देते हैं उनके लिए बताता चलूं कि अब तक जितने भी बीपीएससी ने पेपर कराए हैं उन सब का हल आपको एक ही प्लेलिस्ट में करा के दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि रिपीटेड प्रश्न गलत ना हो तो उनको जो है कतई ना छोड़ें। और यही काम यूपी पीसीएस के लिए भी किया गया। एक अलग से प्लेलिस्ट उपलब्ध कराई गई है जिसमें 2012 से लेकर 22 तक प्री परीक्षाओं में पूछे गए सारे प्रश्नों का हल आपको दिया गया है। इसके साथ साथ 2012 से लेकर 2010 से जो है 2017 तक यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा जो एमसीक्यूज टाइप की होती थी, उस समय 2 पेपर उसमें एमसीक्यूज फॉर्मेट में हुआ करते थे, उनका हल आपको उपलब्ध कराया गया है। तो देखना ना भूलें उसको भी। राज्य का दोनों की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। फिर चाहे राज्य का हो या फिर केंद्र का हो, दोनों में वही बात है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, यह भी सही है। न्यायिक शक्तियों का, यही कथन सही नहीं है। और प्रशासनिक शक्तियों का। तो इस प्रकार 1, 2 और 4 कथन सही हैं। साथियों, यहाँ पर पंचायती राज की बात हो रही है। शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी? राजस्थान के नागौर से हुई थी। 24 अप्रैल को जो है लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन। तो इसी उपलक्ष्य में जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। कई दिनों का गैप हो गया है तो निश्चिंत रहें, आपको कंटेंट मिल जाएगा। कई लोगों का कहना है कि घटनासार कब तक आएगी, तो पुनः बताता चलूँ 15 से लेकर 17 अप्रैल तक आएगी। घटना चक्र वालों ने आर्थिकी भी नहीं दी है। वो लोग कह रहे हैं कि 20 अप्रैल तक उपलब्ध कराऊंगा। ना जाने क्या वजह है कि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है। कई लोगों की डिमांड है, तो थोड़ा धीरज रखिए। जैसे ही आती है बाज़ार में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा कंटेंट। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, कथन सही नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, यह कथन सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, यह भी सही है। तो इस प्रकार उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन सही हैं। 12 सदस्य जो हैं मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। फिर है, 1 मिनट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आसानी हो जाए। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? अपीलीय अधिकार का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है साथियों। मूल अधिकार क्षेत्र का भी संबंध है, सर्वोच्च न्यायालय जो है सुनवाई कर सकता है। कॉलेजियम प्रणाली का भी संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति इसी व्यवस्था के तहत की जाती है। तो इस प्रकार उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन
सही हो जाएंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो सही जवाब है 21 वर्ष। अच्छा सवाल है साथियों, पूछ लिया जाता है। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस वाले पॉइंट पे ज़्यादा जोर दीजिएगा, नहीं है। नंबर 1, राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। दूसरा कथन, जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। यह कथन भी सही नहीं है साथियों। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। यह भी गलत है साथियों। इससे कम वालों की भी सुनवाई होती है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अभी तक तो एक को नहीं मिला है, लेकिन उपर्युक्त में से एक भी नहीं। तो इस प्रकार एक भी कथन सही नहीं है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो सही जवाब है ब्लॉक स्तरीय स्तर पर जो है पंचायत समिति पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। साथियों, एक सवाल मिलना तय है पंचायती राज से, तो इनको हल्के में ना लीजिएगा प्रश्नों को। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर है सेज अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या हैं? अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, सही है। वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना और रोजगार निर्माण, ये तीनों कथन सही हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है साथियों। 2005 में एक्ट बना था और 2006 में जो है ये लागू हुआ था। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, एकदम सही है। बफर स्टॉक का रखरखाव, यह भी सही है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यह भी सही है। तो इस प्रकार एक से अधिक कथन सही हैं। सी वाला विकल्प सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कृषि विपणन की बात की गई है प्रणाली की। तो ये ए और बी दोनों सही हैं। इसके तहत अनाज जो है साथियों, इसमें भी कुछ पैसा देना पड़ता है, इसलिए इसको भी सही माना जा सकता है। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो SBS राघवन समिति, या फिर इतना ही याद रख लीजिए, राघवन समिति। साथियों, इसी अधिनियम के आधार पर 2003 में जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया, यह भी याद रखिएगा। अच्छा सवाल है साथियों, रिपीट किया जा सकता है। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो राघवन समिति। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। धूसर क्रांति साथियों किससे संबंधित है? फर्टिलाइजर से संबंधित है। गुलाबी क्रांति साथियों किससे संबंधित है? प्याज के उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडे के उत्पादन से। और लाल क्रांति आप लोग जान ही रहे हैं, एकदम सरल सा है, टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? बहुत अच्छा सवाल है, एकदम हीरा सवाल है। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, न प्रथम, न तृतीय, न पंचम। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है? बहुत अच्छा सवाल है, करंट अफेयर्स में आपको कराया है साथियों। और यदि आप चाहते हैं करंट अफेयर्स पर क्विज, तो टारगेट
टारगेट करंट AK123 इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली क्विज उपलब्ध कराई जा रही है, एकदम मारक सवाल मिल रहे हैं साथियों। तो इसको ज्वाइन कीजिए, यहीं पर आपको इस पेपर की PDF भी मिलेगी और जो भी वीडियो अपलोड होगा वो भी इसी चैनल पे आपको लिंक के रूप में मिल जाएगा। सवाल अच्छा है करंट अफेयर्स का। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? तो 1992-93 के बजट में। बहुत अच्छा सवाल है साथियों। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और चौथा है साहित्य। तो साहित्य नहीं होना चाहिए साथियों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? आधुनिकीकरण भी नहीं होगा साथियों, साहित्य भी नहीं होगा, तो ये भी खारिज, ये भी खारिज और ये भी खारिज। उपर्युक्त में से एक से अधिक तो हो ही नहीं पाएगा, तो इस प्रकार उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि साहित्य तो किसी भी तरह से इसमें शामिल नहीं था। तो ये तीनों कथन ऐसे ही खारिज हो गए, फिर एक से अधिक कहाँ बचा? कोई नहीं। तो इस प्रकार विकल्प ई सही उत्तर आयोग ने माना है। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो NSSO। लेकिन साथियों 2019 से जो है इसका विलय कर दिया गया है, किसमें? CSO के साथ जो है इसका विलय हो गया है और अब जो है क्या हो गया है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। केवल एक ही संगठन बचा है, तो याद रखिएगा, पुराना सवाल है। भारत का व्यापार संतुलन, माल और सेवाएं आती हैं इसमें, दिसंबर 2022 अंतिम के लिए है कितना? तो 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर माइनस। याद रखिएगा, यही सवाल, ऐसे ही सवाल रिपीट होते हैं साथियों। फिर है 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? तो सही जवाब है 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? बिहार स्पेशल का सवाल है साथियों। तो दरभंगा जिले में इसको माना गया है। एक बार इसको कर लीजिएगा, इसमें हाईलाइट नहीं किया है, शायद छूट गया है, क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। 2015-16 से जो है या 2020-22 में बढ़कर कितना हो गया है? तो 1062 और 1090। याद रखिएगा, 2015-16 में कितना था? 1062 और अब जो है 20-22 में कितना हो गया है? 1090। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही है? तो 2.5%। और उत्तर प्रदेश की बात करें साथियों, उसकी आर्थिक समीक्षा बजट के अनुसार लगभग 8% जो है GDP में हिस्सेदारी है किसकी? उत्तर प्रदेश की, देश की GDP में। और वृद्धि दर जो है लगभग 19% रही है, यह भी याद रखिएगा, आपको यूपी बजट के वीडियो में कराया है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। बिहार के अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है बिहार में, यह भी सही है कथन। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, यह कथन सही नहीं है। इस प्रकार उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो सही जवाब है बंगाल विभाजन के दौरान। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा इनको
ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ग्रैंडमैन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जिसमें कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे शासकों के द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था साथियों? बहुत अच्छा सवाल है, प्रजामंडल आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, तो यह कथन सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया, यह कथन भी सही है। और वर्ष 1921 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, यही कथन सही नहीं है। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? तो सही जवाब है अल हिलाल। फिर है 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? इतिहास की पुनर्व्याख्या करके, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, एकदम सही है। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। जी हाँ, होम रूल आंदोलन में यह काम भी किया गया था। और तीसरा है ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके। तो तीनों कथन सही हैं। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन सही कहे जाएंगे, यही विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अनुरोध है आप लोगों से। इसीलिए चीज़ें साथियों थोड़ा मध्यम पड़ जाती हैं, आप लोगों का समर्थन नहीं मिलता है तो ऊर्जा जो है वो, ऊर्जा का जो ग्राफ है वो नीचे गिरने लगता है। निम्नलिखित में असहयोग में नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है की बात हुई है। आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, यह कथन भी सही नहीं है साथियों, इसमें सामान्य लोगों ने भी भाग लिया था। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया था, यह कथन भी सही नहीं है, इसने बहिष्कार नहीं किया था। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, यह कथन सही है। तो इस प्रकार जो सही नहीं है वो कौन कौन से कथन है? 1 और 2। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है साथियों? बाबा रामचंद्र। बहुत अच्छा सवाल है साथियों। और हाल ही में फिजी क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन यहीं पर किया गया। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो सही जवाब है श्री कृष्ण सिंह ने। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल को। 19वीं शताब्दी के अंत के, ये तो साथियों सवाल हो गया है, ज़्यादा ऊपर आ गए, 1 मिनट। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? हाथी का नहीं साथियों, विकास का नहीं, मलबा का नहीं। हाँ, जो जनजातियां थीं उन्होंने वन क्षेत्रों की उपज पर कर लगाने को लेकर विरोध किया था, वो विकल्प में है नहीं। तो इस प्रकार उपर्युक्त में से कोई नहीं। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित
बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी? तो बतक मियाँ ने। बहुत अच्छा सवाल है। और इनको निमंत्रण किसने दिया था आने का चंपारण? तो राजकुमार शुक्ल। यह सवाल भी आपसे बार बार पूछ लिया जाता है। राजकुमार शुक्ल। यह अच्छा सवाल है साथियों। बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? बतक मियाँ ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो स्वामी विद्यानंद ने। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तक्षशिला नहीं साथियों, चोल नहीं, अनर्त नहीं। तो इस प्रकार विकल्प ई सही उत्तर हो जाएगा। एक भी क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1000 BC के आसपास जो है लोहे की शुरुआत के साक्ष्य मिले हैं साथियों। तो इनमें से एक भी नहीं है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्र दामन ने की थी। याद रखिएगा। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? याद रखिएगा, इसको यूपी में भी पूछा जा सकता है। गढ़वा मंदिर की बात हो रही है और देवगढ़ के पास देवगढ़ के मंदिर की बात हो रही, दशावतार मंदिर की। तो किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? गुप्त काल के। याद रखिएगा, यह सवाल यूपी PCS में 2023 में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठों के बीच हुआ था। यही वाला सही नहीं है, बाकी पहला वाला सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। तो बी वाला कथन सही नहीं है। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंचों के लिए किया जाता था। आज भी आपको मुकद्दम और चौधरी जैसे नाम गांव में मिल जाएंगे। तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत अच्छा सवाल है। निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। आईने अकबरी की बात नहीं हो रही, तबकात अकबरी। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय ने। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किस समाज द्वारा की गई थी? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कामरेल के द्वारा। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोगों का नेतृत्व किया? स्थापित किए गए होना चाहिए था यहाँ पर। तो सिरिल रेडक्लिफ ने। इन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ रेखा का नाम रखा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच है। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो होल्ट मैकेंजी ने। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, यह भी याद रखिएगा। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? पवनार, महाराष्ट्र से। याद रखिएगा, विनोबा भावे जो हैं पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए, जिन्होंने गठन किया किसका? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा।
कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए नहीं, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए। यह कथन भी सही नहीं है, तो इस प्रकार केवल कथन 2 सही है, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि उसे अर्पित करेगा? शेर खान ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे साथियों? तो डेविड शिफ्टन जो थे, जेम्स डेविड शिफ्टन जो थे बिहार के पहले राज्यपाल थे। उत्तर प्रदेश के आप जान ही रहे हैं, पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? किताब है साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत अच्छा सवाल है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली जो है सबसे पुराना गिरजाघर है। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? तो भागलपुर में। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 की शुरुआत की? तो शिक्षा मंत्रालय ने। नए साहित्यकारों को साहित्य में इन्वॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करने से संबंधित ये योजना है। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया? 576। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो किरीट पारिक समिति ने। बहुत अच्छा सवाल है साथियों। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया? याद रखिएगा, इनमें से किसी को भी नहीं, ना सूरत, ना भोपाल, ना नवी मुंबई। इंदौर तो ऑलरेडी शामिल है, याद रखिएगा। सम्मानित नहीं किया गया, सूरत, भोपाल, नवी मुंबई ये सभी शामिल हैं, याद रखिएगा, नहीं लगा हुआ है। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ईटानगर में। पहले इसका नाम होलोंगी हवाई अड्डा था, अब उसका नाम डोनी पोलो हो गया है, ये भी याद रखिएगा। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया? तो हिमालयी याक को। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो श्रीनगर में डल झील, यह भी याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया? तो गुवाहाटी में। परम कामरूप आप लोग जान ही रहे होंगे, कामरूप जो है असम का पुराना नाम था, तो दोनों को याद रखेंगे तो गुवाहाटी निकल आएगा।
8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो सुखना झील, चंडीगढ़। आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि सुखना झील कहाँ अवस्थित है? तो चंडीगढ़ में। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो सितंबर महीने को। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो मेंगटियन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो मोना लोआ। याद रखिएगा। इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ अल्मीडा 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? तो सेहान करुणातिलकम श्रीलंका के हैं। याद रखिएगा। बुकर पुरस्कार की बात हो रही है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? अंतरिक्ष और निरंतरता। याद रखिएगा साथियों, ऐसी थीम जो छोटी हो और एकदम अलग टाइप की हो वो ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। तो अंतरिक्ष और निरंतरता जो है इसकी थीम थी। अंतरिक्ष आप लोग जान ही रहे हैं, उसका कहीं खात्मा है नहीं, उसमें निरंतरता बनी हुई है। तो ऐसे जोड़ के आप इसको लंबे समय तक याद रख सकेंगे। निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने। साथियों, आवाज़ में थोड़ा आपको लग सकता है अंतर, आज मंगलवार है और उपवास रहता है, इस वजह से थोड़ा मैनेज करिएगा। कोलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखिएगा, परमेक्राइसिस। बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर जो है ऑक्सफोर्ड के विषय में जो शब्द रहता है वो पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोलिन्स डिक्शनरी से पूछा गया है। तो यूपी के लिए याद रखिए परमेक्राइसिस। निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? तो स्पेन ने। COP27 का आयोजन कहाँ हुआ साथियों? मिस्र में हुआ, यह भी याद रखिएगा। मिस्र में कहाँ? शर्म अल शेख में। शर्म अल शेख में। और COP28 का आयोजन कहाँ होगा? UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में होगा, यह भी याद रखिएगा। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? तो जापान। देखिए होंसू जो है वहाँ पर एक द्वीप भी है, तो उसी से संबंधित है निहोंसू। तो इसके लिए आवेदन किसने किया? जापान ने। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसे अपने EQUULEUS अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो जाक्सा। जाक्सा कहाँ की एजेंसी है? जापान की। ये सवाल भी आपको करंट अफेयर्स में कराया है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो ऑप्टिमिस। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो कदीराबाद, दरभंगा में। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है बिहार के? तो शिवहर। यदि बात करें कि उत्तर भारत के जो है किस प्रदेश की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है? तो गोवा। अक्सर पूछ लिया जाने वाला सवाल है, आयोग प्रिय सवाल। 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार का स्कोर कितना है? तो 100 में से 52। फिर खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो ट्रैक साइकिलिंग को। यह सवाल भी करंट अफेयर्स में कराया है। निम्नलिखित में से किस
किसे अगस्त 2022 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया? तो मिथिला मखाना, यह भी बिहार का है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, ना नालंदा महाविहार, ना बोध गया, ना लंगट सिंह कॉलेज, तो इनमें से कोई भी नहीं। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कौन सी रैंक हासिल की? तो इसमें से एक भी नहीं। पहले जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती थी? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, लेकिन अब जो है उस पर रोक लगा दी गई है। 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो बोध गया में। याद रखिएगा, यहीं पर बिहार के सबसे बड़े रबर डैम का भी उद्घाटन किया है। किसने? नीतीश कुमार जी ने। किस नदी पर? फाल्गु नदी पर। बिहार वाले विशेष रूप से याद रखें, इसी को जो है पहले निरंजना नदी कहा जाता था, जहाँ पर जिसके किनारे बैठकर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था, जो वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया है? 15.3%, मतलब 4 अंक की बढ़ोतरी हुई है। फिर एटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो काबुल नदी से। एकदम गौण सवाल है साथियों, कहीं नहीं मिलेगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी साथियों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, यह भी याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। इसका अब नाम जो है बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, भूलिएगा नहीं। क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? या वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? यह कथन गलत है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, यह भी गलत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, यह कथन सही है। तो इस प्रकार विकल्प सी ही सही उत्तर है। पंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो गोंडवाना लैंड। और जो उत्तरी महाद्वीप है उसको अंगारा लैंड कहते हैं, या लारेशिया भी कहते हैं। आर्कटिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश जो है साथी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये सवाल भी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। पूरब के जितने भी राज्य हैं एक लाइन से हैं, तो सभी जो हैं इससे टच करते हैं। और यहीं पर म्यांमार में अभी मार्शल लॉ लगा है, तो करंट के लिए याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारंधमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल व्यक्तियाँ, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु में आते हैं? तो CWG। ठीक है, कैसे याद रखना है? उत्तर प्रदेश में जो है साथियों गाय की राजनीति ज़्यादा होती है, तो वहाँ देखिए गाय में क्या होता है? काव होता है, तो ओ को मिस कर दीजिए, तो CW और G आप याद ही रखेंगे। तो इस प्रकार CWG प्रकार का जलवायु प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार में मौजूद है। बहुत सवाल जो है आयोग प्रिय है, पूछ लिया जाता है बार बार। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर
फैली हुई है? तो 12 समुद्री मील। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। दामोदर, सोन और महानदी। तो तीनों घाटियां जो हैं कोयले के भंडार से समृद्ध हैं। भारत में चीनी उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है? या वजन कम करने वाला उद्योग है? एकदम सही है साथियों। गन्ना भारी भारी रहता है, बड़े बड़े ट्रक जाते हैं, लेकिन चीनी में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वजन कम हो जाता है। तो यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, यह भी सही है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये कथन साथियों सही नहीं है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। तो इस प्रकार ए और बी दोनों सही हैं। लेकिन चीनी की बात करें साथियों, भारत जो है उत्पादन, उपभोग और निर्यात तीनों के मामले में जो है वर्तमान में पहले स्थान पर आ गया है। याद रखिएगा, किसके? चीनी के। बहुत अच्छा सवाल है, करंट अफेयर्स का है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में से एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है, आम्र वर्षा। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। भारत में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर में मिर्जा चेवकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो अम्मापाली रेलवे स्टेशन। अम्मापाली रेलवे स्टेशन। बिहार के खनिज उत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है? नहीं। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है? यह भी सही नहीं है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं? यह कथन भी सही नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। पाए नहीं जाते हैं साथियों, सोने का भंडार मिला है, रेगुलर नहीं पाए जाते, इसलिए 3 वाला कथन भी सही नहीं होगा। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्न में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो मोहाना और लीलाजन नदी। याद रखिएगा। और उसी बांध के चक्कर में जो है ये सवाल पूछा गया है, चर्चा में रही फाल्गु नदी रबर डैम के कारण, तो इसीलिए सवाल पूछ लिया गया। तो वो तो नहीं पूछा, लेकिन उससे संबंधित दूसरा सवाल पूछ लिया गया। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ठाकुरगंज। जी हाँ, वो कहते हैं कि ज़मीन ठाकुर की, हल ठाकुर का, बैल ठाकुर के, तो चाय के बागान भी ठाकुर के। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो याद रखेंगे। जो लोग ठाकुर हैं या राजपूत हैं वो इसको अन्यथा ना लें। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो सर्वाधिक मधेपुरा में हुई, उससे कम किशनगंज और फिर सीवान दिए गए विकल्पों में। तो इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित उद्योग का। बीस सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो कम चमक वाला एक घोड़ा,
बहुत अच्छा सवाल है साथियों, याद रखिएगा इसको। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की तरंग दैर्घ्य के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो फोटोवोल्टिक सेल। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? रोलिंग घर्षण। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है, याद रखिएगा। इससे जो गोलकीपर है उसके हाथ में चोट कम लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? अल्फा कण, याद रखिएगा। और बीटा कण ऋण आवेश से संबंधित है और गामा जो है वह उदासीन होता है। केंद्राभिमुख बल किसके लिए जिम्मेदार है? वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार है। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल मैं ही कंफ्यूज हो गया हूँ। केंद्राभिमुखी, याद रखिए, केंद्र की ओर जो बल लगता है, जैसे हाथ में पकड़ के रस्सी और रस्सी के दूसरे सिरे पर कोई पत्थर बांध दिया जाए तो उसको जो घुमाएंगे तो जो डोरी तंग होगी वो जो बल होगा उस डोरी को तंग करने के लिए जिम्मेदार वह केंद्राभिमुखी बल होगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में जब परिवर्तन होता है तो घर्षण बल के कारण होता है। आपको पता होगा, हथेलियों को अगर रगड़ दें, दो स्थिर हथेलियों को, तो वो गतिज ऊर्जा से भर जाएंगी और इस तरह से ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठा यात्री किधर झुकेगा? बाईं ओर झुकेगा, याद रखिएगा, क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण। जड़त्व का नियम भी लगेगा यहाँ पर। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का क्या नाम है, क्या उदाहरण है? तो मिट्टी का तेल, इसका निश्चित आकार नहीं होता है। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के क्या क्या उदाहरण हैं? तो Al2O3 और ZnO, याद रखिएगा। जिंक ऑक्साइड। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड कम मात्रा में देती है, मीथेन भी देती, कार्बन डाइऑक्साइड भी देती है। तो इस तरह से उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन सही हो जाएंगे। सर्वाधिक योगदान जलवाष्प का है, यह भी याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर CO2 का रहता है और तीसरे नंबर पर मीथेन का रहता है, CH4 का। तो यह क्रम भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। HOC और COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। आपको 3 परखनलियाँ दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में, एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो क्षारीय वाले में यदि लाल लिटमस को डुबोया जाएगा तो वह नीला हो जाएगा।
यदि एसिड वाले में डुबोया जाएगा तो लिटमस जो है वह लाल हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो क्षार वाले में। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो सिरके के समान होती है। एकदम बच्चा सवाल पूछ लिया गया है। फिर HCl गैस हाइड्रोक्लोराइड शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होता है। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है। तो इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। विषम का पता लगाना है। सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, फल का पकना, तो इनमें से साथियों कोई भी विषम नहीं है। ये क्या है साथियों? सब लगभग एक ही प्रक्रिया का पालन करते हैं। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उनके पास समान क्रिस्टलीय संरचना है? नहीं। उनके पास समान डिग्री की कठोरता है? यह भी नहीं। उनकी विद्युत चालकता समान होती है? या कथन भी नहीं। तो इस प्रकार विकल्प ई सही उत्तर हो जाएगा। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते और बंद होते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, यह भी याद रखिएगा। उसमें भी लाल जो रंग का प्रकाश होगा उसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा होती है। निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ से संबंधित है, यही वाला सही नहीं है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसको लता कहते हैं। पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, यह भी सही है। तो विकल्प ए ही सही सुमेलित नहीं है। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है, जिसका कारण क्या है? बाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है? DNA और RNA दोनों की उपस्थिति। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? कार्टिलेज। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर होता है साथियों। कौन कौन सा? मतलब क्लोरोफिल युक्त पार्टनर होते हैं शैवाल और कवक, याद रखिएगा। लाइकेन जो है साथियों वह सहजीविता का उदाहरण है, यह भी आपसे पूछ लिया जाता है। सहजीविता। मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अधस्तर के साथ एक कोण पर। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है लिम्फोसाइट। वाइट ब्लड सेल्स की बात हो रही है। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं, यह भी सही है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, यह कथन सही है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, यह कथन सही नहीं है। उससे आगे भी बढ़कर काम कर सकती हैं। तो इस तरह से विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब जो सवाल हैं साथियों वो रीजनिंग और गणित से संबंधित हैं। इनको हम छोड़ते हुए अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। पूरी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल टारगेट करंट AK 1 2 3 पर मिल जाएगी। इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की क्विज भी कराई जा रही है। लगभग 300+ सवाल जो हैं हो चुके हैं। तो ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मार्च का करंट अफेयर्स
आपको जल्द ही मिल जाएगा। एक ही वीडियो में आपको पूरा उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक छोटी सी वीडियो आपको पहले दे दी गई है और अब जो वीडियो आएगी उसी के साथ पूरा मार्च कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग 15 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को भी एक ही बार में कर लेंगे। तो करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत रहिए, जैसे ही घटना सार आती है उसका निचोड़ भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।